नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से वहां के नेताओं को, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को जवाब दिया है, उसके बाद अब इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। जम्मू कश्मीर में जब विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था तो उस समय से अभी तक हंगामा करने वाली ये नेता को अब पहली बार एक करारा जवाब मिला है। ये लोग गुपकर समझौता कर रहे थे, गुपकर डिक्लेरेशन के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा फिर से लागू करने के लिए मांग कर रहे थे। उसके साथ 35A को फिर से रीइम्पोज करना चाहते थे और इस तरह से हंगामा खड़ा करने के पीछे इनका मकसद राजनीतिक था, न कि कुछ और। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इन नेताओं को एक बड़ा जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट जो 1970 का है, उसके सेक्शन 17 में एक बड़ा बदलाव किया गया है और उस बदलाव के कारण अब जम्मू कश्मीर में से जो सेक्शन 17 में परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट शब्द जो था उसको हटा दिया गया है। इस सेक्शन में बदलाव के बाद अब बाहर के किसी भी जगह के इंडियन सिटीजन जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं और इस तरह से अब जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बन गया है, दूसरे राज्यों की तरह इस बदलाव के बाद जैसे दूसरे राज्यों में थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ जो पूरे भारत के लोगों के लिए व्यवस्था थी, वही व्यवस्था वहां भी लागू हो गई है। जिस तरह से पहले भी कुछ हिल के स्टेट में, यानी कि जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर वहां की स्थितियों को देखते हुए जमीन खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, वो रिस्ट्रिक्शन यहां भी है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में नए नियम के तहत वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़ के दूसरे जगहों पर ज़मीन खरीद सकते हैं, उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन खरीदा जा सकता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट एक्ट, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के करीब 26 नियमों में बदलाव कर दिए हैं, उसमें संशोधन किए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलने वाली है। और इसीलिए विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की पार्टियाँ, जिनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है, इसको अलग अलग तरीके से मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आएगा और उस बदलाव को समझने के बाद ही ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली ये पार्टियां और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे जो नेता हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए ये जानना होगा कि जम्मू कश्मीर के इस अमेंडमेंट का असर क्या होने वाला है और उससे इनको क्या दिक्कतें होने वाली है। तो जो बदलाव हुआ है उसमें दो तरह से जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को परिवर्तित किया गया है। यानी कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसको दो स्तर पर बांटा गया है। एक शहरी क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र और दूसरा कृषि भूमि। यानी कि पहले सेक्शन में दो आधार होंगे, जिसमें एक शहरी क्षेत्र होंगे और उसके अलावा ऐसी जमीन होगी जहां पर खेती नहीं की जा सकती है, खेती नहीं की जाती है। ये हर जगह के लिए ऐसी स्थिति है, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के पहले जम्मू कश्मीर में इन व्यवस्थाओं के तहत सिर्फ जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है उसी के लिए जमीन खरीदने की व्यवस्था थी। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है उसमें जो दो आधार तय किए गए हैं, तो सबसे पहले ये जो तय किए गए आधार में से देखते हैं कि अर्बन सेक्टर और उसके साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या बदलाव होंगे। तो जो शहरों की व्यवस्था है, यानी कि श्रीनगर में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो जमीन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है और वहाँ पर दुकान भी खोल सकता है। वहाँ के जो
जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में परिवर्तन का मतलब यह है कि विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो काम किए जाने हैं उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे कि वहाँ पर होटल इंडस्ट्री सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही चला सकते हैं, वहाँ का शिकारा जो आप देखते हैं उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही होगा, उसको डेवलप नहीं किया जा सकता है। झील के क्षेत्रों में जो होटल्स हैं उसकी स्थिति जर्जर हो जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पर बाहरी लोग होटल का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, उसे लीज पर नहीं ले सकते हैं, उसे खरीद नहीं सकते हैं। और कहाँ जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर दूसरे अर्बन क्षेत्र हैं वहाँ पर उन शहरी क्षेत्रों में, शहरों में जो स्थिति जर्जर है, वहाँ का विकास अब बाहर के लोग भी कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस के तहत वहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग बना जा सकते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, और सामान्य तौर पर भी जिस तरह से शिमला, नैनीताल, मसूरी जैसे जगहों पे ये बाहर के लोग जो वहाँ पर जाकर फ्लैट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी। यानी शहरी क्षेत्रों में जमीन, मकान खरीदने, बनाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह के कोई पाबंदी अब बाहरी लोगों के लिए नहीं होगी। उसी तरह से जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि भूमि नहीं है, जिस पर खेती नहीं की जा रही है, उसके लिए भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए वहाँ पर जाया जा सकता है, उस पर क्षेत्र में जमीन खरीदी जा सकती है और नॉन एग्रीकल्चर लैंड का विकास करने के लिए वहाँ पर फैक्ट्री लगाए जा सकते हैं, वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू की जा सकती है और जो भी इंडस्ट्री चाहिए वो इंडस्ट्री वहाँ के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, जो वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराए और फिर उस डेवलपमेंट का हिस्सा बन सके। तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड और शहरी क्षेत्रों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तय नहीं किया गया है, बल्कि उन जगहों पर अब कॉमर्शियल एक्टिविटी तेज होगी और बाहरी लोग अपनी गतिविधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं और लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1917 में सबसे बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के बाद शहर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड उसी तरह से हो जाएंगे जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हैं, जहां पर डेवलपमेंट के लिए भारत के किसी व्यक्ति को वहां प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। कहीं भी कोई ज़मीन खरीद सकता है, फैक्ट्री बना सकता है। एक दूसरा स्तर है कृषि भूमि को लेकर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा विवाद होता रहता है कि कृषि भूमि पर कौन लोग वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं, वहाँ पर खेत खरीद के फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तरह की व्यवस्था की गई है। कृषि भूमि का जो विकास किया जाएगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ऐड किया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर में सेब के बागान अब सिर्फ उन्हीं लोगों के नहीं रहेंगे जो वहाँ पर रह रहे हैं, वहीं के कुछ व्यापारी, वहीं के कुछ लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते हैं, बल्कि बाहर से भी जाकर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी फार्म से संबंधित लोग या फिर एग्रीकल्चर फूड मार्केट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ पर सेब के बागान को कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है। इसके बाद वहाँ जो सेब से और उनके अलावा जो दूसरे एग्रीकल्चर के साधन हैं उससे संबंधित इंडस्ट्री भी लगाए जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया गया है, लेकिन दूसरे स्तर पर ऑनरशिप ट्रांसफर की बात है, यानी कि एग्रीकल्चर भूमि, जो कृषि भूमि है, उसको दूसरे को बेचा जा सकता है या नहीं। इस पर सबसे ज़्यादा हंगामा होने की स्थिति थी, जिसको सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि एग्रीकल्चर लैंड की खरीद बिक्री दूसरे लोगों के थ्रू नहीं होगी। यानी कि बाहर जो देश के किसी भी हिस्से के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, वो वहाँ पर जाकर छोटा सा एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, फार्म एग्रीकल्चर को यहाँ पर अनुमति दी गई है। जिस तरह से असम में जो खेत हैं उन खेतों की अलग व्यवस्था है और चाय के बागानों की अलग व्यवस्था है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी सेब के बागानों की अलग व्यवस्था होगी। यानी कि बागान खेती जो होती है
उसके लिए बाहरी लोगों को अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी एग्रीकल्चर लैंड ऐसा नहीं है जिसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जिसमें कोई और एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। अब एग्रीकल्चर लैंड में सरकार वहाँ पर जो एक्वायर करती है ज़मीन, या सरकार को जो ट्रांसफ़र किया जाता है ज़मीन, उसका सरकार अपने स्तर पर वितरण करेगी, और वो सरकार वहाँ पर कारपोरेट सेक्टर को भी वो विकास के लिए दे सकती है। उसके साथ साथ जो बोर्ड, कंपनी और जो सरकारी PSUs हैं, वो जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं, उन कंपनियों को, बोर्ड को, चैरिटेबल ट्रस्ट को सरकार वो ज़मीन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए दे सकती है। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वहाँ पर सरकार इन इंस्टीट्यूशन को ज़मीन देगी, और हायर एजुकेशन के लिए भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बाहर के किसी कंपनी को, किसी ट्रस्ट को या किसी बोर्ड को ज़मीन दी जा सकती है। और एग्रीकल्चर लैंड को भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार ने वहाँ जो व्यवस्थाएं की है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी कुछ विशेष पर्पस से, यानी अगर हाई स्कूल बनाना है या फिर कोई हॉस्पिटल खोलना है या फिर सरकार को किसी अपने उद्देश्यों के लिए ज़मीन लेनी है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आर्मी के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं कि अगर एग्रीकल्चर जो लैंड या फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो भी ज़मीनें हैं और जो आर्मी ऑपरेशंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, उसको भी सरकार अपने अंदर में रखेगी। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई है, उसका मतलब है कि अब जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देश के कोई भी हिस्से में रहने वाला देश का नागरिक जम्मू कश्मीर में उसी तरह से ज़मीन, जायदाद, मकान और एग्रीकल्चर फार्म बना सकते हैं जिस तरह से दूसरे राज्यों में बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि अब्दुल्ला और महबूबा जैसे राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जो परेशान हैं। इसकी परेशानी सबसे बड़ी इसी बात को लेके है कि अब सेब बागान और उन क्षेत्रों में दूसरे लोग भी आकर वहाँ पर बिजनेस करेंगे, और उससे वहाँ इन लोगों की जो राजनीति का बड़ा आधार है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि अब जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर रह रहे थे और जिनके पास कोई और आधार नहीं था कि अगर वो श्रीनगर नहीं लौटना चाहते हैं और उनके घर है, अगर वो आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं, वो दिल्ली ही रह रहे हैं, तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि औने पौने दाम में या तो अपने घर को बेचें या फिर वहीं के किसी अपने पड़ोसी मुस्लिम व्यक्ति को वो दान में दे दें या कुछ हल्के फुल्के रेंट लेकर उनको वहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए दे दें। उसके साथ साथ जो सेब के बागान भी हैं, उसमें भी कश्मीरी पंडितों के कई बागान ऐसे हैं जिसको औने पौने दाम पर वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जिस तरह से कश्मीर में हंगामा किया गया और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक तरह से जिहाद की घोषणा की गई और उन्हें भागना पड़ा। उसके बाद घाटी के क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की आबादी है, और उनको इन जो कश्मीरी पंडितों के ज़मीन जायदाद हैं वो उन्हीं को सिर्फ दिया जा सकता था, क्योंकि बाहरी लोग वहाँ जा ही नहीं सकते थे। और इससे वहाँ पर जो अब की स्थिति होगी उसमें डेमोग्राफी में बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, और वहाँ जो क्षेत्रों में जहाँ पर फार्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, सेब के बड़े बागानों के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट इंडस्ट्री आएंगे, तो वहाँ पर बाहरी लोग जाएंगे, वहाँ पर धीरे धीरे बसावट में चेंजेज होंगे और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया होगी। तो उसके बाद जो कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी अपने घर वापस जा सकते हैं। और इस बात की चिंता इन लोगों को सबसे ज़्यादा सता रही है कि अगर ये लोग वापस आ गए और दूसरे लोग भी यहाँ आके घर मकान बनाने लगे और उसके बाद यहाँ का वोटर आईडी कार्ड बन गया उनका, तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं
उसका अंत हो जाएगा इन लोगों का। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर की सिर्फ राजनीति नहीं कर सकते, बल्कि उनको ये देखना पड़ेगा कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या चाहते हैं। और यही कारण है कि ये लोग अब बिल्कुल बौखला गए हैं। और उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर अब बिक्री के लिए रखी गई है, जम्मू कश्मीर फॉर सेल। यानी कि इनको अब लगने लगा है कि यहाँ अगर ज़मीन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, या फिर वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वहाँ पर दूसरे बाहरी लोग होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है। जबकि दूसरे हिस्सों में, जो देश के दूसरे हिस्से हैं, वहाँ की भी यह स्थिति है। और हर राज्य में बाहर के व्यवसायी जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ पर शॉप खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन उन राज्य के राजनीतिक पार्टियों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि वो तो इन्वेस्टमेंट मीट करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक हर जगह इन्वेस्टर्स मीट होते हैं, जहाँ पर बाहरी जो कंपनियां हैं उसको अपने राज्य में बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनेता ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके आने से इनका सारा का सारा एजेंडा फेल हो जाएगा। लेकिन इसी एजेंडे को फेल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अब आगे की योजना बनाई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से भारत के दूसरे हिस्सों की तरह ही होगा और वहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल जाएगी। और इसी बदलाव का डर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा तक को सता रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।